इस सेशन में हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जब हम सिस्टम के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पहले हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल हो, और वो ऑलरेडी हमने एटलीस्ट थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस किया था कि स्टेबिलिटी के लिए सिस्टम के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में होने चाहिए। तो ये हमने स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ डिस्कस की थी। उसी में एक और है कि सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, हमें ग्राउंड फ्लोर से 20th फ्लोर तक जाना है। तो हमने अपने सिस्टम को एक तरह से एक स्टेप इनपुट दे दी। हमारे जो भी एलिवेटर का हमारा सिस्टम एक स्टेप इनपुट दी। वो इनपुट क्या थी कि 20th फ्लोर पे लेके जाए, ये इनपुट थी। तो अब वो वहाँ तक लेके जाने में कितना टाइम लगाएगा, और क्या हो सकता है वो 20th फ्लोर से ऊपर चला जाए फिर वापस नीचे आए, इस तरह की थोड़ी सी ऑसिलेशंस हो अगर सिस्टम ठीक से डिज़ाइन नहीं किया हुआ। तो इस तरह की चीज़ें उसका ट्रांजिएंट बिहेवियर है। तो परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है टिपिकल पैरामीटर्स टू क्वांटिफाई transient performance are extracted from unit step response of first and second order systems। तो यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसके ट्रांजिएंट बिहेवियर को कैरेक्टराइज करने के लिए हमारे जो टिपिकल पैरामीटर्स होते हैं वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, और वो पैरामीटर्स हम एक यूनिट स्टेप इनपुट हमारे सिस्टम को देके फिर देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, हम ऐसे इसकी तरह तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया जिसमें सिर्फ एक पैरामीटर है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो उसको ऐसे लिख दिया टी वाई डॉट प्लस वाई इक्वल्स यू हमारी इनपुट है, y हमारी आउटपुट है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, और इस सिस्टम का, इस इक्वेशन का हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म ले लें, और उसके बाद अगर हम लिखें इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, तो ट्रांसफ़र फंक्शन जिसकी डेफिनेशन है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट ओवर लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, वो निकल के आएगा 1/ts+1। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन है। अच्छा, एक बार हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है तो सबसे पहली बात हमें पता है कि स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबिलिटी इसके सारे पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में होने चाहिए, और इसका एक पोल है जो है -1/t पे। तो t ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, तो इसका अगर हमें एक पोल दिखाना है -1/t एस प्लेन में, यहाँ पे एक पोल है, और t ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए। अब हमें इस सिस्टम का, अगर हम इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, इसको हमने यूनिट स्टेप इनपुट दी, तो हमारी इनपुट हो गई 1, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया, कैपिटल U हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 हो जाएगा 1/s। ठीक है, और हमारे सिस्टम की आउटपुट y, ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट है, ये कैपिटल Y है, वो हो जाएगा U ओवर ये जो था u मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफ़र फंक्शन। तो u है हमारा 1/s, ट्रांसफ़र फंक्शन नीचे ts+1, तो ये हमारी आउटपुट हो गई। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कर लेंगे, और उसके बाद इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो हमें मिल जाएगा इसकी आउटपुट जो y है इक्वल्स 1 - e⁻ -t/t। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को एक सिंगल पैरामीटर लेके रिप्रेजेंट किया, और उस सिस्टम का हमने यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स देखा। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स उसका ये आता है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस पे हम सिस्टम की परफॉर्मेंस
कैरेक्टराइज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये दिखता कैसा है अगर हम इसे प्लॉट करें। तो ये y वर्सेस टाइम है, तो ये हो गया, हमने यूनिट इनपुट दी थी तो ये 1 है। और इसको अगर आप प्लॉट करोगे तो प्लॉट ऐसा आएगा, ये इंक्रीज करेगा, हमने यूनिट स्टेप इनपुट दी और उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है और फाइनली एसिम्पटोटिकली एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी ये y विल अप्रोच 1। तो इस तरह का इसका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो यूनिट स्टेप इनपुट, हमने इनपुट तो स्टेप वाली दी थी, पर ऐसा नहीं है कि हमारी आउटपुट जो है हमारा सिस्टम इमीडिएटली वो 1 पे पहुंच जाएगा और वहाँ पे रहेगा। तो ये सिस्टम का कुछ ट्रांजिएंट बिहेवियर है यहाँ पर। अब डिपेंडिंग ऑन, यहाँ पे हमने एक ही पैरामीटर लिया था कैपिटल T, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ कैपिटल T ये हमारा सिस्टम हो सकता है बहुत फास्ट इसका रिस्पॉन्स हो और ये ऐसे यहाँ पे अप्रोच कर जाए, हो सकता है इसका बहुत स्लो हो, इस तरह से ये लेके जाए। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट हम यहाँ पे सिस्टम का एक टाइम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का एक ही उसका जो पैरामीटर है वो है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हम t की वैल्यू t डाल दें, t की वैल्यू t डाल दें तो y हो जाएगा हमारा 1 माइनस e टू द पावर -1, वो आ जाएगा 0.632, या उसको बोल देंगे 63.2% ऑफ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वैल्यू। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स वैल्यू 1 है और t इक्वल्स t पे वो 63.2% ऑफ दैट वैल्यू अप्रोच कर रहा है। तो हम इस t को ही उसका टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं सिस्टम का। तो t हो गया हमारा टाइम कांस्टेंट और इसकी डेफिनेशन है टाइम एट विच आउटपुट इज 63.2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैरेक्टराइज करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, इफेक्टिवली हमारे पास ये एक पैरामीटर है जो है उस सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या है। अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल है तो सिस्टम जो है जल्दी अप्रोच करेगा स्टेडी स्टेट वैल्यू को, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो सिस्टम धीरे धीरे अप्रोच करेगा स्टेडी स्टेट वैल्यू को। बस ये है। ठीक है, तो इस टाइम कांस्टेंट के साथ साथ हम एक और डिफाइन करते हैं, यहाँ पे ये स्कैन इतना अच्छा नहीं हुआ है पर फिर भी आप रीड कर पाएंगे। अगर हम t की वैल्यू 4 टाइम्स t लें, 4 टाइम कांस्टेंट, t इक्वल्स 4 टाइम कांस्टेंट, तो हमारा y हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -4 और इसको कैलकुलेट करोगे आता है 0.982, या रफली आप बोल सकते हो 98%, 98.2% है प्रिसाइसली, पर रफली इसको हम बोल सकते हैं 98%। तो 4t, t इक्वल्स 4t, इसको हम बोल देते हैं सिस्टम का सेटलिंग टाइम। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टाइम फॉर आउटपुट टू सेटल विद इन 2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, तो देखो जब टाइम कांस्टेंट के इक्वल जब टाइम होता है तो आउटपुट यहाँ पर होती है 63.2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, और सेटलिंग टाइम जो इस टाइम का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स, यहाँ पे जो हमारी आउटपुट है वो रफली है 98% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू, तो वो हमारे सिस्टम का सेटलिंग टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा साइड पॉइंट है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का यहाँ पे मैंने दिखाया है, अगर उसका हम यूनिट स्टेप इनपुट की बजाय यूनिट रैंप रिस्पॉन्स देखें, यूनिट रैंप रिस्पॉन्स, तो हमारी इनपुट हो गई t। ठीक है, ये यूनिट रैंप इनपुट है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे वो हो जाएगा 1/s², और अब हमारी आउटपुट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट y होगा हमारा u टाइम्स ट्रांसफर फंक्शन, u है 1/s², ट्रांसफर फंक्शन ts+1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे वो ये आ जाएगा, और उसका फिर इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको रीअरेंज हमने किया तो ये ऐसा आ जाएगा, y इक्वल्स t माइनस t
1 माइनस ई टू दी माइनस टी ओवर टी, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप अगर प्लॉट करना चाहो, हमारी इनपुट तो ऐसे थी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टी, ये हमारी इनपुट थी, यूनिट रैंप इनपुट, सॉरी u इक्वल्स टी, ये इनपुट थी, और हमारी आउटपुट आई है t माइनस समथिंग, सो t से कम है तो इसके नीचे आया है, लैग करता है, हमारी जो आउटपुट है वो इनपुट को लैग करती है, नीचे आया है। और एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी है, हम t को इन्फिनिटी रख दें तो y की वैल्यू आ जाएगी t माइनस टी। ठीक है, तो एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये हमारी इनपुट और आउटपुट के बीच में ये जो डिफरेंस है इट विल अप्रोच t। ठीक है, तो ये एक अनबाउंडेड हमारी इनपुट थी और इसमें हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स इस तरह का आता है। ये साइड पॉइंट था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के हम उसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को कैरेक्टराइज करते हैं, उसके लिए एक ही पैरामीटर है उसका, सिस्टम का टाइम कांस्टेंट क्या है, और वो हम डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन यूनिट स्टेप इनपुट, जैसे हमने पीछे देखा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की। सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जनरल इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी, और रीअरेंज करके उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y डबल डॉट प्लस 2 जीटा ओमेगा n y डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वेयर y इक्वल्स ओमेगा n स्क्वेयर u। यहाँ पे u हमारी इनपुट है, y आउटपुट है। तो कोई भी इक्वेशन हो, जैसे यहाँ पे कुछ मान लो कुछ कांस्टेंट था यहाँ पे, तो उस कांस्टेंट से सारे को डिवाइड कर दिया और उसके बाद इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जीटा को हम बोलते हैं डैम्पिंग रेशो, ऐसा लिखने के बाद, और ओमेगा एन है हमारे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि सिस्टम की स्टेबिलिटी की, तो आप अगर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन देखेंगे, इस इक्वेशन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेके ट्रांसफ़र फंक्शन लिखेंगे, तो वो आएगा ओमेगा एन स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इसके दो पोल्स होंगे, और ये नीचे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इसके रूट्स लिखना आता है, वो होंगे -2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ, आपको आता है उस तरह से उसके वो लिखना। इसके दो पोल्स निकल के आएंगे, पोल्स एट माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा एन, इसके दो पोल्स आएंगे। और इसका पोल लेफ्ट हैंड प्लेन में हो, स्टेबिलिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट है, इसके पोल्स लेफ्ट हैंड प्लेन में हो। तो आप इसके इन पोल्स को देखोगे तो रिक्वायरमेंट ये निकल के आती है, जीटा ओमेगा एन जो टर्म है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर जीटा पॉजिटिव है तो ओमेगा एन भी पॉजिटिव, और अगर जीटा नेगेटिव है तो ओमेगा एन भी नेगेटिव। जीटा और ओमेगा एन नेगेटिव की फिजिकली कोई सेंस नहीं बनती है, तो हम ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 सिचुएशंस अराइज होती हैं, ये इसका ट्रांसफ़र फंक्शन हो गया। 3 सिचुएशंस हैं, जीटा की वैल्यू 1 हो, अगर जीटा की वैल्यू 1 है तो देखो यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और हमारे रिपीटेड पोल्स होंगे जीटा ओमेगा एन पे माइनस जीटा ओमेगा एन पे रिपीटेड पोल्स होंगे अगर जीटा की वैल्यू 1 है। अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, जीटा स्क्वायर माइनस 1, और दोनों के दोनों पोल्स जो हैं वो रियल होंगे। ठीक है, और जीटा की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, जीटा लेस देन 1 है, तो हमारा ये जो टर्म है ये लेस देन, ये नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव टर्म हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे। ठीक है, तो 3 केसेस हैं इस तरह से इसके, तो एक बार उनको देखते हैं। अगर जीटा की वैल्यू 1 हो तो हम सिस्टम को बोलते हैं, क्योंकि जीटा हमारा डैम्पिंग रेशो है, जीटा की वैल्यू 1 है, उसको बोलते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम।
हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वेयर ओवर एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर। ठीक है, बस ये हो जाएगा। और हमारे रिपीटेड पोल्स होंगे यहाँ पे, ये है माइनस ओमेगा एन, जीटा की वैल्यू 1 हो गई, माइनस ओमेगा एन पे रिपीटेड पोल्स होंगे। और अगर हम इस सिस्टम का, एक क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स देखना चाहें, तो हमने इनपुट दी सिस्टम को 1, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हो गया 1 ओवर एस, तो हमारी आउटपुट हो गई ओमेगा एन स्क्वेयर ओवर एस, एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करके हम इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, आप खुद करके देखना, वो मैंने यहाँ करके नहीं दिखाया है। और उसके बाद उसको प्लॉट करेंगे तो हमारा सिस्टम इस तरह का आता है, जो हमारी आउटपुट है विथ टाइम, वो रिस्पॉन्स इस तरह का आता है। इस रिस्पॉन्स में कोई ऑसिलेशंस नहीं होती कि ये जो है ओवरशूट कर गया और फिर नीचे आ रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड जब जीटा की वैल्यू 1 है और हमें रिपीटेड पोल्स मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, दूसरा केस, अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमें दो पोल्स मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट पोल्स, पर दोनों के दोनों पोल्स रियल हैं, माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन। तो एस प्लेन में उनको दिखाएंगे, एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ है। ठीक है, तो इसका भी हम अब इसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आप देखना चाहो, मैंने डिराइव नहीं किया है आप यहाँ पे, लेकिन बहुत सिंपल है, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करके आप करके देख सकते हैं। तो रिस्पॉन्स इस तरह का मिलेगा कि ये आउटपुट को ऐसे अप्रोच करेगा, कोई उसमें ऑसिलेशंस नहीं होगी। ठीक है, तो ये ओवर डैम्प्ड सिस्टम है। अंडर डैम्प्ड में हमें कॉम्प्लेक्स पोल्स मिलेंगे, तो हमारे पोल्स होंगे एट माइनस जीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये टर्म पॉजिटिव है, और पर यहाँ पे आई आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -1 होने के कारण, टाइम्स ओमेगा एन। ठीक है, और यहाँ पे ये जो टर्म है ओमेगा एन टाइम्स 1 माइनस जीटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको हम ओमेगा डी बोल देते हैं। यह है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन तो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा डी है डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इन पोल्स को हम एस प्लेन में अगर दिखाएं तो ये ऐसे होंगे, ये लेफ्ट हैंड प्लेन में ही है, माइनस जीटा ओमेगा एन, ये रियल पार्ट इस पोल का माइनस जीटा ओमेगा एन है, और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो आई के साथ है वो ओमेगा डी है, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा डी आई। तो ये हो गया माइनस जीटा ओमेगा एन ये पॉइंट, और ये ओमेगा डी, एक पोल यहाँ पे और एक उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नीचे। ठीक है, तो ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, और इस सिस्टम का रिस्पॉन्स इस तरह का आएगा। हमने इसको इनपुट तो यूनिट स्टेप इनपुट दिया था यहाँ पे, लेकिन इसमें अब हमें ऑसिलेशंस मिलेंगी, ये ऊपर नीचे ऑसिलेशंस धीरे धीरे डीके होंगी, इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अभी देखेंगे आगे। एक और हम केस बोल सकते हैं जब जीटा की वैल्यू 0 है। ठीक है, जीटा की वैल्यू 0 है तो सिस्टम में कोई डैम्पिंग ही नहीं है, तो वो हमारा हो गया अनडैम्प्ड सिस्टम। और यहाँ पे दो पोल्स मिलेंगे, दोनों के दोनों पोल्स हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे होंगे। और ये हम अब सिस्टम का रिस्पॉन्स अगर हम देखना चाहेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि फॉर यूनिट स्टेप इनपुट ये इट विल नेवर अप्रोच दिस वैल्यू, ये ऐसे ऐसे इसके ऊपर नीचे इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, जैसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, आपने सडनली उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, तो वो फोर्स लगाने के बाद एक कांस्टेंट फोर्स उसके ऊपर लगा दिया, मान लो ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी थी, लेकिन हमेशा ऐसा होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट कर जाएगा, उसके बाद फिर दूसरी डायरेक्शन में जाने लगेगा, फिर से उसको ओवरशूट कर जाएगा, इधर चला जाएगा, फिर से ओवरशूट कर जाएगा, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा क्योंकि सिस्टम में कोई डैम्पिंग नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम 3 तरह के सिस्टम की बात करते हैं। हमारा जो है सिस्टम अंडर डैम्प्ड है जब उसमें ऑसिलेशंस होगी, क्रिटिकली डैम्प्ड है जीटा की वैल्यू 1, और ओवर डैम्प्ड जीटा ग्रेटर देन 1, लेकिन एक और यहाँ पे बोल सकते हैं अनडैम्प्ड जीटा की वैल्यू जब 0 है।
तो अब हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जीटा लेस देन 1 है, और अब हम अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम की का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैरेक्टराइज करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे जो निकल के आते हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हमारा पैरामीटर एक निकल के आया था टाइम कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो हमने यूनिट स्टेप इनपुट दी उसे, हमारा ट्रांसफर फंक्शन ये हो गया ओमेगा एन स्क्वेयर ओवर एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर। यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमारी आउटपुट होगा हमारा u टाइम्स ट्रांसफर फंक्शन, u हमारा 1 ओवर एस है टाइम्स ट्रांसफर फंक्शन, तो जस्ट यहाँ पे 1 ओवर एस कर देंगे, ठीक है। तो अब उसके हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे, s तो एक लीनियर टर्म है उसके लिए a ओवर s लिख दिया, और ये एक क्वाड्रेटिक टर्म होगी उसके लिए हम बी एस प्लस सी ओवर दिस इस तरह से लिख देंगे, और फिर ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 आ जाती है, सी की -2 जीटा ओमेगा एन ये आ जाती है। इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया, 1 ओवर एस माइनस एस प्लस ये 2 जीटा ओमेगा एन में से एक जीटा ओमेगा एन इधर ले लिया, एक जीटा ओमेगा एन इधर अलग कर दिया, नीचे s प्लस जीटा ओमेगा एन उसका स्क्वायर, क्योंकि ये एस स्क्वायर और s वाली टर्म को हम एक कंबाइन करना चाहते हैं इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेने से पहले, वो हो गया s प्लस 2 जीटा एन s प्लस जीटा ओमेगा एन उसका स्क्वायर, पर उसके कारण एक और टर्म यहाँ पे आ जाएगी जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ओमेगा एन स्क्वायर में से, ओमेगा एन स्क्वायर माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, वो देखोगे वो ओमेगा डी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो वो वाली टर्म हमारी ओमेगा डी स्क्वायर हो गई। तो इसी को रीअरेंज करके हमने ऐसे लिख दिया, और इसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस ये एस प्लस एस के साथ ये वाली टर्म है, तो उसके बाद e टू द माइनस जीटा ओमेगा एन टी हो जाएगा, और साथ में कॉस ओमेगा डी टी, और यहाँ पे इस टर्म का इन्वर्स लैपलेस आप लेके देखना बहुत सिंपल है, माइनस जीटा ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर e टू द माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी, ठीक है, ये आ जाता है। तो हमें देखते ही पता लग रहा है यहाँ पे ये साइन और कोसाइन टर्म्स के होने के कारण ये इस सिस्टम में ऑसिलेशंस होंगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी होगी, ठीक है। अगर सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है तो ओमेगा एन होती है ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, अभी यहाँ पे ओमेगा डी होगी, इसीलिए इसको डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। और साथ में यहाँ ये एक्सपोनेंशियल टर्म होने के कारण यहाँ हम देख रहे हैं e टू द माइनस जीटा ओमेगा एन टी, जैसे जैसे t बढ़ेगा तो क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ये टर्म डिके होगी और ये वाली टर्म भी डिके होगी, ठीक है। तो इवेंचुअली इट विल अप्रोच 1, लेकिन सिस्टम में ऑसिलेशन होगी। तो अब इसके हिसाब से ये एक अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमने रिस्पॉन्स लिख दिया है यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, और अब इसके हिसाब से हम उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे ये स्कैन उतना अच्छा नहीं आया लेकिन आप समझ पाएंगे, ये एस प्लेन है और एस प्लेन में यहाँ पे हमारा पोल है, पोल होता है हमारा माइनस जीटा ओमेगा एन, इसका रियल पार्ट तो माइनस जीटा ओमेगा एन है और इमेजिनरी पार्ट इसका ओमेगा डी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोल है, पोल को हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया और इस एंगल को बीटा बोल दिया, इस एंगल को बीटा। तो अब ये जो लाइन है ओरिजिन से लेके पोल तक की जो लाइन है ये होगी ओमेगा डी स्क्वेयर प्लस जीटा स्क्वेयर ओमेगा एन स्क्वेयर उसका स्क्वेयर रूट, और इसको आप कैलकुलेट करोगे ये आएगी ओमेगा एन के इक्वल, ठीक है। तो पोल से ओरिजिन तक की जो लाइन है ये हो गई हमारी ओमेगा एन, ये हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात कर रहे हैं, अंडर डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये तो हो गया ओमेगा एन, ठीक है।
पोल का ये हमारा डिस्टेंस ओमेगा डी है, ये जीटा ओमेगा एन है, और साथ में कॉस बीटा आप लोगे, कॉस बीटा, तो ये ओमेगा एन है, ये जीटा ओमेगा एन है, तो कॉस बीटा हमारा जीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका हम यूज देखेंगे कि हमने एक बार एस प्लेन में पोल दिखा दिया कि यहाँ पे हमारा पोल है, तो जस्ट पोल की पोजीशन के हिसाब से ही हमें कई सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये उस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये उसकी डैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ से यहाँ तक का ये जीटा ओमेगा एन है, और उसके कॉस बीटा उसका जीटा है। तो जस्ट पोल की पोजीशन के हिसाब से ही सेकंड ऑर्डर सिस्टम का हमें ये चीज़ें उसकी पता लग जाती हैं। तो अब हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं कि उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको एक क्वालिटेटिवली उसको प्लॉट किया है, y वर्सेस टाइम, और रिस्पॉन्स हमारा इस तरह का होगा, उसमें ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, और हम पैरामीटर्स ये डिफाइन करते हैं, एक तो राइज टाइम, टी राइज, और उसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी इनपुट को, देखो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है राइज टाइम, यह है टाइम टेकन टू रीच फाइनल वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस टाइम पे यहाँ पे देखो सिस्टम की वैल्यू, फाइनल वैल्यू तो ये है, फाइनली सिस्टम विल अप्रोच दिस वैल्यू, तो लेकिन पहली बार वो इस वैल्यू को रीच कर गया इस टाइम पे, तो ये हमारा राइज टाइम है। ठीक है, और राइज टाइम का हमें कैसे निकालेंगे उसकी वैल्यू, वो इसी फार्मूले से आएगी। तो सिस्टम की फाइनल वैल्यू 1 है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाती हैं, तो y की वैल्यू हमने 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रख दे, और देखें हमारा टाइम कितना आता है। ठीक है, तो ये करेंगे, उससे हमें सिस्टम का राइज टाइम मिल जाएगा, जस्ट ये इक्वेशन यूज करके। तो देखो अगर हम इसमें y की वैल्यू 1 रख देंगे, ये 1 - 1, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे साइन और कॉस को हम डिवाइड करके हम लिख सकते हैं tan ओमेगा डी टी इक्वल टू, ये टर्म कट जाएगी, और यहाँ पे जीटा वाली टर्म बचेगी। तो यही किया है यहाँ पे, tan ओमेगा डी टी आर हमारा जो राइज टाइम इक्वल्स दिस टर्म। ठीक है, और टी आर फिर हमारा हो जाएगा 1/ओमेगा डी tan इनवर्स ऑफ दिस। अब tan इनवर्स ऑफ दिस ये हो जाएगा पाई माइनस बीटा, tan इनवर्स ऑफ दिस। ये बहुत इजी है, आप इस फिगर को देख के आप ये समझ सकते हो कि tan इनवर्स ऑफ, देखो स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओवर जीटा, ये करके देखना, ये आ जाएगा विद माइनस साइन हियर, पाई माइनस बीटा। तो हमारा राइज टाइम हो गया है पाई माइनस बीटा ओवर ओमेगा डी। ये एक पैरामीटर है जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पांस को कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा पैरामीटर है पीक टाइम। पीक टाइम को डिफाइन किया है यहाँ पे, उसको लिख दिया टी पी, यह टाइम ऑफ फर्स्ट पीक। अब ट्रांजिएंट रिस्पांस में हम देखें, यहाँ पे हो रहा है, पहली बार सिस्टम पीक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये हो गया पीक टाइम। अब पीक टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो रिस्पांस है, रिस्पांस का मैक्सिमा है, तो हम करेंगे डी वाई डी टी इक्वल 0, और डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर शुड बी लेस देन 0। ठीक है, तो वो करोगे, मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया है, उससे आपको ये मिल जाएगा कि मैक्सिमा कब कब आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी मैक्सिमा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, उसमें जो भी अर्लीस्ट मैक्सिमा है, अर्लीस्ट, वो होगा हमारा पीक टाइम, जो कि पहली पीक को कोरोस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो हम सिंपली ये करते हैं, डी वाई डी टी को 0 कर देंगे, वाई हमने निकाला हुआ है डी स्क्वायर वाई डी टी स्क्वायर लेस देन 0, और हमारा जो पीक टाइम है, सारी की सारी पीक्स
का टाइम वो आ जाता है n पाई ओवर ओमेगा डी। आप ये करके देख लेना। और फर्स्ट पीक के लिए हम n को 1 रख देंगे तो पाई ओवर ओमेगा डी। तो ये हमारे सिस्टम का पीक टाइम हो गया। ठीक है। एक और पैरामीटर उसका हम निकाल सकते हैं जो है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। मैक्सिमम पीक ओवरशूट। तो स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट वैल्यू ये है, ठीक है, और पीक वैल्यू यहाँ पर है। तो मैक्सिमम ओवरशूट ये हुआ जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये है मैक्सिमम पीक ओवरशूट। ठीक है। तो सिस्टम की ये कितनी वैल्यू है ये हम निकाल सकते हैं। और परसेंटेज में स्पेसिफाई करना बेटर है, तो इसको हम परसेंटेज में ऐसे निकाल सकते हैं। इसको जनरली ये सिंबल यूज करते हैं OS परसेंटेज, तो ओवरशूट परसेंटेज, या MP मैक्सिमम पीक ओवरशूट। उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे y एट TP, ठीक है, ये है हमारी पीक वैल्यू, माइनस y एट T इंफिनिटी, ये है हमारी जो फाइनल उसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू होगी। तो ये हमारा ओवरशूट है। इसको डिवाइड कर दिया हमने स्टेडी स्टेट वैल्यू से और 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा मैक्सिमम पीक ओवरशूट हो गया। ठीक है। तो TP की वैल्यू हमें पता है पाई ओवर ओमेगा डी। इस इक्वेशन में T की वैल्यू पाई ओवर ओमेगा डी डालोगे, कैलकुलेट करोगे और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे, तो फाइनली हमें ये मिलता है परसेंटेज ओवरशूट इज इक्वल टू e⁻ माइनस पाई जीटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट मिलता है। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पीक ओवरशूट सिर्फ जीटा पे डिपेंड करता है, जीटा पे। ठीक है। जबकि और पैरामीटर हम देखें, जो हमारा पीक टाइम था, पीक टाइम हमारा ओमेगा डी पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है ओमेगा डी पे, ये हमारा जीटा पे डिपेंड करता है। और इन दोनों फार्मूले से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम जीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं, जो हमारा डैम्पिंग कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हमारा राइज टाइम बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना ज़्यादा राइज में टाइम लगेगा, लेकिन ओवरशूट उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्फ्लिक्टिंग, हमारी जो एक्चुअली हम ऐसा सिस्टम चाहेंगे जिसमें राइज टाइम तो कम हो। ठीक है, कि सिस्टम फटाफट हमारा जो हमने इनपुट दी है उसके हिसाब से उसको अप्रोच कर जाए, राइज टाइम उसका कम हो। लेकिन साथ में ये भी चाहेंगे कि सिस्टम जब ऑसिलेट कर रहा है तो उसका ओवरशूट कम हो। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑसिलेट कर रहा है, तो हम चाहेंगे कि दोनों चीज़ें कम हो। लेकिन एटलीस्ट जीटा को जब हम चेंज करते हैं तो ये नहीं निकलता, जीटा को बढ़ाते हैं तो राइज टाइम तो हमारा बढ़ जाता है जो हम नहीं चाहते, और ओवरशूट हमारा कम हो जाता है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ट्रेड ऑफ है यहाँ पे इन दोनों का। और इनके साथ साथ हम, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए डिफाइन किया था, सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए भी हम सेटलिंग टाइम डिफाइन करते हैं, टाइम टू सेटल विद इन ±2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो ये हम रिस्पॉन्स में यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑसिलेशंस हैं, ऑसिलेशंस डिके करती हैं, और जब ये ऑसिलेशंस का मैग्नीट्यूड विद इन ±2% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाता है, तब हम बोलते हैं सिस्टम सेटल कर गया है। तो सिस्टम को सेटल होने में कितना टाइम लगा, वो उसका सेटलिंग टाइम है। और उसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। वो निकल के आता है 4 ओवर जीटा ओमेगा एन, ये उसका सेटलिंग टाइम आता है। ठीक है। तो अब हम तो देखो यहाँ पे ये 4 पैरामीटर्स थे जो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को कैरेक्टराइज करते हैं। और ये चारों के चारों पैरामीटर्स के बारे में हम इफेक्टिवली पोल की पोजीशन से समझ सकते हैं। तो वो एक बार नीचे यहाँ पे डिस्कस किया है मैंने। तो एस प्लेन में अगर हमारा पोल यहाँ पर है तो इसको हमने बीटा बोला था। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये ओमेगा एन है।
इसका रियल पार्ट ये लेंथ है जीटा ओमेगा एन और ये लेंथ है ओमेगा डी, ठीक है। तो अब देखो, अगर इस पोल को हम, अगर सिस्टम का पोल यहाँ पे नहीं है, इधर है, अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन मूव कर रहा है अलोंग दिस, तो हमारा ओमेगा डी सेम रहेगा, ठीक है। और ओमेगा डी सेम रहेगा तो हमारे सिस्टम का पीक टाइम भी सेम रहेगा, क्योंकि पीक टाइम का अगर फॉर्मूला देखो, पीक टाइम आया था पाई ओवर ओमेगा डी, ठीक है। तो एस प्लेन में ये जो लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लगा दी अलोंग दिस लाइन, अगर पोल अलोंग दिस लाइन है, पोल अलोंग दिस लाइन है, तो हमारा पीक टाइम चेंज नहीं करेगा सिस्टम का, ठीक है। इसी तरह से अगर पोल अलोंग दिस लाइन मूव कर रहा है, अलोंग वर्टिकल लाइन, अलोंग वर्टिकल लाइन, तो उस केस में अगर यहाँ की जगह पोल यहाँ पर है, तो हमारा जीटा ओमेगा एन हमारा कांस्टेंट होगा। और देखो सेटलिंग टाइम है 4 ओवर जीटा ओमेगा एन, तो इफेक्टिवली ये वाली जो लाइन है इस पे हमारा सेटलिंग टाइम टी एस कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। और एक ओरिजिन से लाइन लगाई ऐसे, अगर पोल हमारा अलोंग दिस लाइन मूव कर रहा है, पोल हमारे सिस्टम का यहाँ है या यहाँ है, तो हमारा जीटा चेंज नहीं हो रहा, जीटा है कॉस बीटा, जीटा चेंज नहीं हो रहा है, और ओवरशूट हमारा जीटा पे डिपेंड करता है, तो अलोंग दिस लाइन हमारा ओवरशूट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम पोल की पोजीशन के हिसाब से हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं उसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में भी सिस्टम के। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया है, पोजीशन पोल हमारा 1 की बजाय अगर 2 पे है, ठीक है, तो 1 से 2 पे जाने में देखो क्या फ़र्क पड़ेगा, जीटा 2 इज़ लेस देन जीटा 1, क्योंकि जीटा क्या है कॉस बीटा, बीटा हमारा बढ़ गया है ना, यहाँ पे 1 पे बीटा कम था, 2 पे बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, तो जीटा 2 इज़ लेस देन जीटा 1, ठीक है। जो हमारा पीक टाइम होगा, देखो पीक टाइम होता है हमारा, ये ओमेगा डी है, ओमेगा डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो पीक टाइम हमारा कम हो जाएगा, TP2 विल बी लेस देन TP1, ठीक है। सेटलिंग टाइम जो ये वाली इसकी लेंथ है जीटा ओमेगा एन, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 से 2 पे जाने में जीटा ओमेगा एन बढ़ रहा है, तो हमारा सेटलिंग टाइम कम हो जाएगा, तो TS2 विल बी लेस देन TS1, ठीक है। और साथ में हम ओवरशूट की बात करें, अगर 1 और 2 को ओवरशूट की सेंस में कंपेयर करना है, तो जीटा 2 इज लेस देन जीटा 1, तो ओवरशूट बढ़ जाएगा, जीटा जैसे कम होता है तो ओवरशूट बढ़ जाता है, तो ओवरशूट ऑफ 2 विल बी ग्रेटर देन ओवरशूट ऑफ 1, ठीक है। पोल की पोजीशन के हिसाब से ये जो उसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वाले पैरामीटर्स थे, हम उसके बारे में समझ सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अगर पोल हमारा 1 से 2 पे मूव करता है, 1 से 2 पे, ठीक है, तो जीटा की वैल्यू कम हो रही है ना, क्योंकि जीटा इज कॉस बीटा, जीटा कम हो रहा है, जीटा कम हो रहा है इसलिए ओवरशूट बढ़ जाएगा, ठीक है। पीक टाइम हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि पीक टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा डी, यहाँ पे ओमेगा डी कम था, इधर ओमेगा डी बढ़ गया, पीक टाइम कम हो जाएगा। सेटलिंग टाइम सेम रहेगा, 1 से 2 जाने में सेटलिंग टाइम सेम, ठीक है। अलोंग दिस मूव करता है 1 से 2, जीटा की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि बीटा कम हो रहा है, जीटा बढ़ रही है, पीक टाइम अनचेंज्ड रहेगा, सेटलिंग टाइम कम हो जाएगा और ओवरशूट कम हो जाएगा क्योंकि जीटा बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अलोंग रेडियल लाइन दिखाया है, ओरिजिन से ज्वाइन करते हुए अलोंग दिस मूव करता है अगर 1 से 2, तो जीटा कांस्टेंट है तो ओवरशूट कांस्टेंट रहेगा, 1 से 2 जाने में उसका पीक टाइम कम हो जाएगा, उसका सेटलिंग टाइम भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा ओमेगा डी था, ये हमारा जीटा ओमेगा एन है, और पीक टाइम और सेटलिंग टाइम इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, 1 से 2 पे जाने में दोनों बढ़ रहे हैं,
तो पीक और सेटलिंग टाइम दोनों के दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स उसके कैरेक्टराइज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक हायर ऑर्डर सिस्टम है तो क्या करेंगे। तो अब हायर ऑर्डर सिस्टम का ये निकल के आता है कि हायर ऑर्डर सिस्टम को हम डायरेक्टली जैसे फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमारे पास बड़े अच्छे पैरामीटर यहाँ पे निकल के आए, जैसे पीक टाइम क्या है, राइज टाइम क्या है, उसका परसेंटेज ओवरशूट क्या है। तो इस तरह के सिंपल पैरामीटर्स हायर ऑर्डर सिस्टम के लिए निकल के नहीं आते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमने ये पहले डिस्कस किया था कि जब कई सारे पोल्स होते हैं, मैं एक बार यहाँ पे चल के देखते हैं। हाँ, मान लो इस सिस्टम में 2 पोल्स की बजाय और भी पोल्स हैं, एक पोल यहाँ पर है, एक पोल यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, फिर भी हमने डिस्कस किया था पहले कि जो पोल्स ओरिजिन के पास हैं वो डोमिनेट करते हैं, तो ये दोनों पोल्स डोमिनेट करेंगे। और अगर जो और पोल्स हैं वो 5 टाइम्स रिमूव्ड हैं, इन पोल्स से 5 टाइम्स रिमूव्ड, तो उनका इन्फ्लुएंस नेग्लिजिबल होगा। अगर उससे पास हैं तो उनका इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन फिर भी हम अपने सिस्टम को, एक हायर ऑर्डर सिस्टम को हम एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हम इफेक्टिवली ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये 2 पोल्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी पोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने उसको सेकंड ऑर्डर सिस्टम से अप्रोक्सीमेट कर दिया, और उसके बाद उसको कैरेक्टराइज करने के लिए हम जो सेकंड ऑर्डर वाले पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हायर ऑर्डर सिस्टम को हम इस तरह से डील कर सकते हैं। इसके बारे में आप और पढ़ना चाहो तो नाइस का 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर है टाइम रिस्पॉन्स। मैंने ये बुक आपको दी हुई है। तो मैंने जो कवर किया, कुछ आज कवर किया, कुछ टॉपिक्स पहले कवर किए थे, वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से भी आप जा सकते हैं। देखो जैसे यहाँ सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4.5। ये क्या है, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, उसका पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम। ठीक है, तो इसको हम अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, s² + 2 zeta ओमेगा ns प्लस ओमेगा n², है ना। इस तरह से उससे कंपेयर करेंगे तो हमें जीटा और ओमेगा n वो मिल जाएंगे। और फिर ये पीक टाइम, ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, राइज टाइम, इनके लिए हमारे फॉर्मूले हैं, जिसके लिए हमें जीटा और ओमेगा n चाहिए, उनकी वैल्यू डालेंगे, हमें मिल जाएंगे वो। ठीक है, इसमें और एग्जांपल हम देख सकते हैं। ये एग्जांपल 4.6 है। इसमें हमें पोल की लोकेशन दी है, यहाँ पे पोल की लोकेशन दे दी, ये -3 है और ये कितना है 7, ये 7 है। ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, इसके 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होंगे इस तरह से। तो पोल की लोकेशन से अब हमें निकालना है इसका पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट और सेटलिंग टाइम। ठीक है, तो ये जो 3 है इसका सेटलिंग टाइम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 3 होगा। वो फार्मूला इसका 4/3, 4/जीटा ओमेगा n, जीटा ओमेगा n की वैल्यू 3 है, तो ये हमारा सेटलिंग टाइम हो गया। पीक टाइम होता है π/ओमेगा d, और ये वैल्यू ओमेगा d है, ये 7, तो π/7 हो गया। ठीक है, और परसेंटेज ओवरशूट, उसके लिए फार्मूला था e⁻ π जीटा ओवर √1 - जीटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। और जीटा होता है, ये यहाँ पे थीटा बोला है, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे निकाला हुआ है, आ जाता है उसकी वैल्यू, फिर जीटा की वैल्यू डाल दो तो ये आ गया, परसेंटेज ओवरशूट 26% है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये एक एग्जांपल देखते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स थ्रू कंपोनेंट डिज़ाइन। तो ये क्या एग्जांपल है, इसमें ये एक स्प्रिंग है, ये एक टॉर्शनल स्प्रिंग है, लीनियर स्प्रिंग नहीं है, टॉर्शनल स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पे यूनिट इसकी दी है न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है।
और साथ में ये एक मास हो गया, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जे, क्योंकि ये टॉर्शनल वाला सिस्टम है। ये एक डैम्पर हो गया डी। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिखें और उसके बाद इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखें। ट्रांसफ़र फंक्शन इसका ये निकल के आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड जे एंड डी। के की वैल्यू तो दी हुई है, हमें जे और डी की क्या वैल्यू हो ताकि हमारा सिस्टम हमें 20% ओवरशूट दे और सेटलिंग टाइम 2 सेकेंड दे फॉर ए स्टेप इनपुट ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट स्टेप इनपुट दिया है और हमें जे और डी की वैल्यू निकालनी है। एक तरह से सिस्टम को डिज़ाइन करना है, कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना है ताकि वो हमें 20% ओवरशूट दें और 2 सेकंड में सिस्टम हमारा सेटल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो अब ये वही फॉर्म है, एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें ओमेगा एन हो गया स्क्वेयर रूट के ओवर जे, 2 जीटा ओमेगा एन है हमारा डी ओवर जे। ठीक है, अब सेटलिंग टाइम होता है 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। तो एक उसकी वैल्यू दो हमें बोला हुआ है कि हमें लेनी है। ठीक है, तो और साथ में 20% ओवरशूट बोला है और 20% ओवरशूट के लिए जीटा की वैल्यू 0.456 आती है। ओवरशूट डिपेंड्स ओनली ऑन जीटा, एक वो फार्मूला है। अब जीटा की वैल्यू 0.456 आ गई और यहाँ पे जीटा क्या था, ये 2 जीटा ओमेगा एन डी ओवर जे था, ओमेगा एन ये था, तो जीटा को हम ऐसे लिख देंगे। तो हमें 2 इक्वेशन मिल गई है, यहाँ पे 2 पैरामीटर हमें निकालने थे, तो डी और जे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें जो आगे वाले टॉपिक्स हैं, सिस्टम रिस्पॉन्स विद एडिशनल पोल्स, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 4.8, आप इसको देख सकते हो। देखो 3 सिस्टम्स हैं यहाँ पे, T1, T2, T3, ये उनके ट्रांसफ़र फंक्शन हैं। ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, T2 ये एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, इसमें एक पोल ऐड कर दिया गया है -10 पे। और T3 ये भी एक थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, इसमें एक एडिशनल पोल ऐड किया है -3 पे। ठीक है, तो इन तीनों के रिस्पॉन्स के लिए सॉल्व किया है यहाँ पे। ये उन तीनों के रिस्पॉन्स हैं फॉर यूनिट स्टेप इनपुट और उनको कंपेयर किया है। ये तीनों रिस्पॉन्स को यहाँ पे कंपेयर किया है और फिर थोड़ा सा ये डिस्कस किया है कि ये जो थर्ड ऑर्डर सिस्टम है इसका एक पोल है -10 पे और इसके जो बाकी पोल्स थे वो थे -2 पे, -2 और साथ में कुछ उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो -2 पे थे और -2 पे तो उसके 2 पोल्स हैं और तीसरा पोल -10 पे है। तो तीसरा जो पोल है उसका 5 टाइम्स अवे है, उसके कारण उस पोल का इफेक्ट उस पर नेग्लिजिबल पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो जो इस सिस्टम का रिस्पॉन्स है उसके साथ क्लोजली मैच करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा लेकिन फिर भी रीजनेबली मैच करेगा। जबकि जो T3 है इसका पोल -3 पे है, तो एक पोल इसका -3 पे है और 2 पोल -2 पे हैं, तो इसका रिस्पॉन्स इसके साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा पोल है ये पहले 2 पोल्स के काफ़ी पास है। तो वही हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो C1 और C2 इन दोनों का रिस्पॉन्स काफ़ी क्लोज है और C3 अलग आया है। ठीक है, तो एक तरह से उसका एग्जाम्पल दिया है कि एक हायर ऑर्डर सिस्टम को हम एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अगर उसके जो बाकी पोल्स हैं, तीसरा चौथा पांचवा, वो पोल्स वो मोर देन 5 टाइम्स रिमूव्ड हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पोल्स। उसका एक एग्जांपल दिया है। सिस्टम में हमने कुछ एडिशनल ज़ीरोज़ ऐड कर दी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो
ठीक है, चलो फिर हम यहाँ पे रुकते हैं, मैं आपको नोट्स इसके भेज दूंगा।